बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा में है। कोयटा में एपिक्स कमेटी के इजलास के अख्तिताम पर वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान के क़याम अमन के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। हम मुल्क से दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा करेंगे और दहशतगर्दों से रियायत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने नाहली के मामले पर अपील की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा गए और एपिक्स कमेटी के इजलास के अख्तिताम पर उनकी जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान के क़याम अमन के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। देखें जी, ये बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बल्कि यकीनन इसके अब ज़ाहिर है कि जो भी हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि ये कैसे सारा प्लान हुआ और प्लानर्स कहाँ थे और एग्जीक्यूटर्स कहाँ थे इसके और कैसे सारा कुछ हुआ। लेकिन यकीनन एक लॉन्ग टर्म दोबारा अरसर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि जो यानी अच्छा लॉन्ग टर्म हम बना भी सकते हैं, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म इस वक्त नहीं भी बना सकते। मतलब दोनों हैं चीज़ें इसमें ना, क्योंकि जो सिचुएशन इस कदर तब्दील हो रही है कि आज से 4 या 5 साल पहले का बलूचिस्तान, आज का बलूचिस्तान, मतलब विड्रॉल से पहले की सूरत हाल, बाद की सूरत हाल, और फिर ये पूरी कनेक्टिविटी या पूरा एक मतलब जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि आप एक पूरी ऊपर तक आप ब्लैक सी तक चाहें तो चले जाएं, चाहें तो आप इसको कैस्पियन तक ले जाएं, चाहें तो आप जहाँ तक ले जाएं, चाहे तो आप इसको वेस्ट एशिया से या नॉर्थ अफ्रीका से या आगे कहीं तक ज्वाइन करें। तो एक क्योटिक, या आप इधर ईस्ट एशिया की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ मुल्कों में हालात हो रहे हैं, तो पूरी एक ग्लोबल टर्मोइल है। अब उस ग्लोबल टर्मोइल में प्रायोरिटीज़ 2-3 ही हैं सिर्फ, मतलब उसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं है। रियासतों की प्रायोरिटीज जो है वो सिर्फ 2-3 हैं इस वक्त। इससे किसी जगह पर ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो बातें ज़ेर बहस हैं वो कहीं ज़ेर बहस है ही नहीं। सिक्योरिटी, इकॉनमी और ये कि सोशल अनरेस्ट, सिक्योरिटी, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी और सोशल अनरेस्ट ना पैदा हो मुल्क के अंदर, बस इसके अलावा बाकी सारी फ़रोई बातें। और आइन और कानून का तो जाहिर है कि हम बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि यूएई या कतर या और बहुत सारे मुल्क जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त ममालिक हैं, तो आप देखें कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो किस तरह से, मतलब उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मुल्क कितने फ्लेक्सिबल हैं कि वो जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का एक कंसर्न होता है, जहाँ पर टर्की में हर जगह जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, जहाँ पर इकॉनमी के इश्यूज होते हैं, जहाँ पर ये कि सोशल अनरेस्ट फैलने का खतरा होता है, जहाँ पर ये कि जो तो वो फौरी तौर पे उसको सिक्योर करते हैं, मतलब प्रायोरिटी पे रखते हैं ना। क्योंकि अगर रियासत है, मतलब रियासत के लिए ही तो कवानीन बनते हैं ना, आइन बनता है, वो अगर वो उसमें कोई चीज़। अब देखें ना कि ये मतलब आज शहबाज शरीफ साहब गए और उनके साथ अस्करी क़यादत भी, आर्मी चीफ भी थे, बाकी लोग भी। ये सवाल ये है कि पॉलिटिकल ओनरशिप, जो मैं बात कर थी, ओनरशिप इस अरेंजमेंट की, और उसमें मिसाल के तौर पे आप इस तरह से देखें बलूचिस्तान में कितने इख्तियारात हैं, कितने नहीं होते, वहाँ से जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं उनको वो एक अलग बहस है। लेकिन आप ये देखें ना कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमतें नहीं हैं वहाँ, और उनकी पॉलिटिकल ओनरशिप थी। इसी तरह से आप ये देखें कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो एक वो वाक़या हुआ था जो हज़ारा का। अच्छा, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही है वहाँ पे, जो फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत रही है 2013-18 तक। और जब बलूचिस्तान की पॉलिटिकल एक हमेशा ओनरशिप रही है वहाँ, ठीक है, बाप पार्टी आ जाए, कुछ एक कहीं ना कहीं। अब ये देखें ना कि ये जो खान साहब की हुकूमत थी वो एक बदकिस्मत वाक़या पेश आ गया था हज़ारा का,
उससे पहले भी हुआ था, लेकिन बाद में एक वाक़या पेश आया था। तो अब देखें पॉलिटिकल उस वक्त क़यादत, मतलब यहाँ से हम सब जान ही रहे थे, दबाव शदीद यहाँ पे लोग बैठ गए थे, जो है वो इस्लामाबाद में जो पीडीएम की जमातें थीं, सारे उनके कायदीन वहाँ पहुँच गए थे। एक मतलब है कि एक पॉलिटिकल आपको बलूचिस्तान के लिए नज़र आ रही थी एक मुतारिक। मतलब मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त बलूचिस्तान में पॉलिटिकल हुकूमत है ना, किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पॉलिटिकली। अब फ़र्ज़ करें कि ये मौलाना साहब की हुकूमत होती तो मौलाना साहब वहाँ पे ख़ुद इस वक्त फ़ाल हमें नज़र आते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे बना हुआ है कि इस अरेंजमेंट में जो मैं रोज़ यही बात कह रहा हूँ कि उसकी वो ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। मतलब मईशत ख़राब है तो ख़राब है, क्या हो गया? मतलब सिक्योरिटी आप ज़रा सोचें ना कि अगर मुस्लिम नून की हुकूमत होती है और चौधरी निसार या कोई भी ख्वाजा आसिफ वज़ीर या राना सनाउल्लाह वज़ीर, मतलब एक प्रॉपर वज़ीर दाखिला, प्रॉपर उनकी हुकूमत होती कि जी हुकूमत है उनकी। अभी देखिए पंजाब में कोई मसला होता है तो मरीम नवाज साहबा को पूछा जाता है ना, एक शुरू होता है क्रिटिसिज्म, केबी में होता है तो अलीमीन गंडापुर से पूछा जाता है। भाई एक हुकूमत पॉलिटिकल हुकूमत है ना। सरफराज बुगटी साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी ना। सिंध में कुछ होता है तो मुराद अली शाह साहब जवाब दे होते हैं। मतलब पता है बलूचिस्तान में ये जो अरेंजमेंट है इसमें ओनरशिप नहीं है, और ये पॉलिटिकल मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि वो मतलब टोटल पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना वो है ही नहीं, वहाँ नज़र ही नहीं आई बयान से बढ़ के। अचकज़ई साहब की हुकूमत होती, अचकज़ई साहब बैठे होते हैं वहाँ से, मौलाना साहब मौजूद, उन पे तो अटैक हुए हैं मौलाना साहब पे तो इस पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इशू ये है कि वो जो ये इसमें एक तो इसको मतलब कुछ तो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं। लॉन्ग टर्म इश्यूज़ इस लिहाज से हैं कि ये कनेक्टिविटी, ये जो यहाँ से बंदरगाहें हैं, जो रूट्स हैं, जो आगे मामलात हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, वो बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि इसकी एक तो ओनरशिप का इशू है ना कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल ओनरशिप। दूसरा जो इशू है ये है कि ये बहुत कुछ इस तरह के जो वाक़यात हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आपको सिखा भी बहुत सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा भी होता है। लेकिन जंगों के मानी भी तो बदल गए ना इस वक्त। आप इस वक्त ये सिर्फ ये तो एक हार्डकोर टेररिज्म ने सर उठाया ना, और बड़े अरसे के बाद उठाया। इससे पहले टेररिज्म जो है वो और शक्लों में हो रहा था, लेकिन ये मेरा ख्याल से एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जो ये शोहदा जो हैं ये हमेशा दुआ में रहेंगे सबके। लेकिन इशू ये है कि ये इसके में अब एक यानी टाइमिंग्स भी इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसकी जगह भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये है कि यकीनन वेपन्स कहाँ से आए, पैसा कैसे सप्लाई हुआ, क्या हुआ। अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले कि वो पुलिस होनी चाहिए सबसे पहले तो। मतलब अगर मिसाल के तौर पे ऐसे ही बहस हो रही थी, लेकिन खुद ही फिर मैंने कहा सबसे पहले तो पुलिस होनी चाहिए ना। पुलिस को आप बहुत वेपन हो अच्छे उनके पास ज़्यादा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हमारे दिफाई बजट को दूसरे बजट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके आप हेल्थ का बजट या मैं तालीम का बजट, ये मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये बात करता हूँ हमेशा कि वो तालीम और हेल्थ का बजट है किधर। मेरा तो ये नुक्ता है ना कि वो तालीम और हेल्थ का बजट आखिर है कहाँ पे। मतलब लोग तो बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। एनीवे उसको छोड़ें इस इशू को। इशू ये है सारा कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक देखें ना, पहले तो पुलिस के पास वहाँ के लोग हों या कहीं के भी हों, पाकिस्तान पुलिस, लेकिन ये कि उनके पास वेपन्स आप देखें, वेपन्स नहीं होते। ये शहरों में आप जाएँ, पुलिस के पास वेपन्स नहीं होते, उनके पास नहीं होते। और जो उनके मुकाबले पे जो भी क्रिमिनल्स हैं और उनके वेपन्स देखें, आप उनके पास रिसोर्सेज देखें। अब आपको डिफेंस के नाम पे या सिक्योरिटी के नाम पे बजट आपको चाहिए, जो मैं मतलब देखें, हम तो सिर्फ कह सकते हैं। यानी आप ज़रा तसव्वुर इस बात का करें कि मेरा जो बिजली का बिल आ रहा है या किसी का भी हम में से यहाँ जिसका भी बिल आ रहा है घर पे बिजली का, उसमें हम बिजली खर्च जो कर रहे हैं उसमें से बहुत से पैसे जो हैं वो उन लोगों से के पास जा रहे हैं
जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस मुल्क से। वफादारी का बात होती है ना, आपकी क्या होती है वफादारी किसी भी जो मुल्क के लोग होते हैं, रियासत के, कबीले के, उनकी क्या वफादारी की को कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं? इस पर बहस हो सकती है। ये कहते हैं यार हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही धरती माँ है हमारी, ठीक है। अगर वो बाहर भी मजदूरी कर रहे होते हैं, बाहर भी काम कर रहे होते हैं, उनका दिल लगा, उनको मतलब वो होते हैं कि यार हमारा यहाँ पे ये हमारी, तो मसला ये है कि ये भी तो काउंट होना चाहिए ना। वफादारी जब आप कहते हैं तो ये तो नहीं कि सिर्फ जब हुकूमतों में हैं तो आपकी है वफादारी, और हुकूमतों में मैं तो वफादारी को इसको भी काउंट करता हूँ ना कि भाई आप कम से कम ओनरशिप देखें तो सही कि यार वो मतलब हमारे जैसे लोग हमसे अच्छे थे, आप देखें वो कैसे, आप ज़रा हालात देखें इस वक्त, मौसम देखें और बारिशें देखें, और वो जो है उसमें मजदूरी के लिए जा रहे थे या सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और ये अचानक उन पर अटैक होता है और वो जनाब, तो मतलब ये तो मतलब नाकाबिले माफ़ी, ठीक है। वो भी जो कि जिनने हमले किए, और वो भी जो कि जिनकी तरफ से यानी वो अपनी प्रेजेंस ही नहीं दिखा। मतलब इसकी मैंने कहा ना, ये सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और उनका नहीं है काम, ठीक है ना। ये इसमें अवाम लोग सारे सबका ये इशू है। आज बलूचिस्तान में हुआ, कल कहीं और होगा, फिर परसों कहीं और होगा, तो ये तो सुबह इशू है ही नहीं। तो इसको एक बहुत ही मेरे ख्याल से संजीदा इसके ऊपर एक कोई ना कोई ऐसा, जैसे मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि शायद ये वो जो साने APS हुआ था उसके बाद सब लोग बैठ गए थे ना, एक नेशनल एक्शन प्लान बना था इसके बाद, और वो नेशनल एक्शन प्लान ही है असल में, उसी को प्रॉपरली हम कर दें ना इम्प्लीमेंट, अगर एज अ रियासत थोड़ा सा ज़रा अपने सियासी उससे हट जाएं, ऊपर उठ के ज़रा देखें ना मामला, और तो सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें ना अगर, या उसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर लें। वो कौन सी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है कि भाई उसमें और ऐड कर लें 2-4 पॉइंट हालात के मुनासबत से उसे ऐड करें, और क्या खुद ही बनाना है ना अपने अपने मुल्क को। रोज़ मुल्कों के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, रोज़ चेंज होते हैं, वो देखते हैं हालात क्या हैं। और हम भी बेशुमार चीज़ें रोज़ देखें, FIA की तरफ से आती हैं चीज़ें, FBR की तरफ से आते हैं, बाकी वो हालात के लिहाज से तब्दील करते हैं अब तेज़ी के साथ। ये लंबे चौड़े आपको ज़रूरत नहीं होती कि यार सिक्योरिटी के भी ये प्रायोरिटी है, सर पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी और इकॉनमी को ठीक है ख़त्म, बाकी क्या जब तक लगी हुई है साइड पे डालो। और एक सोशल अनरेस्ट, मुझे आज बड़ी खुशगवार हैरत हुई बल्कि कि वो कराची में एक IT की एग्जीबिशन हो रही है, कल उस पर बात करेंगे। वो सुबह सुबह खबर आई कि उनका दूसरा रोज़ है, कल ज़रा उस पर डिटेल में बात करेंगे। वो इस पूरी सिचुएशन में वो भी अपनी जगह पे एक SIFC की साथ शायद सिंध गवर्नमेंट ने की है या फेडरल लेवल पे हुआ, उस पर कल मैं बात करूँगा। लेकिन सुबह सुबह वो सारा दिन पे डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन कल उस पर ज़रा बात करेंगे, कल उनका शायद फाइनल डे जो। तो बहरहाल ये है कि इससे अब कैसे निकलते हैं, ये चैलेंज है और इसी को चैलेंज को कबूल करना है, और ये देखना है कि भाई ये जो मामलात हैं ना ये कैसे जाएंगे, और ये इस हल वही है जो मैं कह रहा हूँ। ये इसको कुछ कहते हैं ना वो ऊपर नीचे करें इस पूरे सेटअप को, ये सेटअप ये नहीं डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये अरेंजमेंट जो भी, और प्रॉपर ओनरशिप के साथ लोग हों। इस तरह की ओनरशिप के वो मतलब आप अरेस्ट करते हैं ना कि जो गैर जिम्मेदार आदमी है, कहते तुम क्या कर रहे थे भाई यहाँ पे, ओनरशिप पॉलिटिकल ओनरशिप लेना। लोग शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हो गए, वो भी शहीद हो रहे हैं, वो भी तो पॉलिटिकल। देखें इंटेलिजेंस और आगे पीछे वो तो अलग मामलात हैं, मगर मसला ये कि एक सियासी हुकूमत है ना, मरकज़ में भी और सूबे में भी और पूरे मुल्क में, तो ये है कि अब देखें कि ये सिक्योरिटी क्राइसिस हम कैसे निकलते हैं। और एक मल्टी फ्रंट, अभी तो जंगों की हमेशा से मैं कहता हूँ कि उनकी तो हेत ही चेंज हो गई है। उसमें इकॉनमी आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इकॉनमी आपकी कैसे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे, बहुत ज़्यादा इकॉनमी इम्पॉर्टेंट भी नहीं रही। मतलब इकॉनमी अगर स्ट्रॉन्ग ना भी हो तो कई मुल्क जो हैं वो अपनी उनका ग्लोबल पिक्चर पे आप देखें ना तो कई मुल्कों की वैसे बहुत ज़्यादा
मतलब उनकी स्ट्रेटेजिक मामलात और जगहों पे और ग्लोबल लेवल पे। एनीवे जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैक सलिवन का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल हुआ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा, इस पे बात पहले भी हम कर चुके हैं। और ये जो है ये 2016 के बाद कोई हाईएस्ट जो है वो सुज़ैन राइस के बाद कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गए। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाने के बाद उनकी जो है वो एक तो मुलाकात हुई उनकी वाइट हाउस का, मैं अगर 29 रीड आउट यहाँ बताऊँ, वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। बहुत बड़ी पोस्ट है ये। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं ये एक बड़ी पोस्ट है। चेयरमैन उनके कौन है हर एक को पता है, और वाइस चेयरमैन अब उनके शेंग योशिया, अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, 29 स्लाइड। तो इसमें वो ये बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रीड आउट, हिस्टोरिकल रीड आउट्स होते हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ मामला पे बात हुई, मिलिट्री टू मिलिट्री, ज़ाहिर है कि कॉपरेशन की, और कॉपरेशन से मुराद ये कि जो स्ट्रेटेजिक चैनल्स हैं उसके ऊपर बात हुई, बाकी सारी बातें हुई, और ये है कि वगैरह वगैरह इनकी सारी जो है वो बातें जो हैं वो हुई आपस में। अच्छा, मेरा ख्याल है हमारे पास शायद जो चाइना का रीड आउट है वो भी हो यहाँ पे, चाइना की तरफ से जो रीड आउट आया है। अच्छा, उनका जो रीड आउट है चाइना का, वो जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर में वो हम यहाँ पे दिखा सकें, या हमारी टीम ने शायद बनाया हो। तो उस रीड आउट जो है चाइना का, जो रीड आउट है उसमें जो जिक्र है वो जिक्र है कि ताइवान का जिक्र है उसमें, ठीक है। मतलब वही कहते हैं कि ये चाइना का रीड आउट है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वो ये इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि मीटिंग हुई, जो जनरल शियांग क्यू ने कहा कि दोनों की मीटिंग हुई थी, बाइडेन की और प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट शी की, और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर जो आगे बात, जो रीड आउट आगे जाता है, तो रीड आउट जो है वो कहता है कि जो इट विल होप, मतलब होप, इट्स होप दैट द चाइना यूएस विल वर्क इन कंसल्ट विद चाइना। अच्छा ठीक है, विन विन कॉपरेशन, यहाँ तक ठीक है। फिर जब आगे चलता है ये रीड आउट, तो वहाँ पर बात होती है कि जी कोर इंटरेस्ट होंगे चाइना के, रिस्पेक्ट करेगा यूएस, और मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन रहेगी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। आगे चलें, आगे वो कहते हैं कि द ताइवान क्वेश्चन इज एट द वेरी कोर ऑफ चाइनाज कोर इंटरेस्ट, द बेडरॉक ऑफ द पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ चाइना यूएस रिलेशंस। याद करें वो निक्सन के वक्त जब गए थे तो ताइवान को छोड़ के और वन चाइना पॉलिसी पे गया, तो वो ठीक है, बेडरॉक ये है फाउंडेशन की, कि वो कि चाइना यूएस रिलेशंस। एंड द फर्स्ट रेड लाइन दैट मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड इन चाइना यूएस रिलेशंस, ठीक है, वो क्या है? ताइवान क्वेश्चन। चाइना जो है वो कमिटेड है safeguarding peace and stability in Taiwan state, or yet the Taiwan independence forces are as incompatible with peace and stability of Taiwan state as fire with water. अच्छा, अब ये जो मिशन और ड्यूटी है ऑफ द चाइनीज PLA कि ये अपोज करें मुकम्मल तौर पे उन फोर्सेस को जो कि ताइवान इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और रीयूनिफिकेशन को जो है वो प्रमोट करे। PLA, ठीक है, यानी चाइना के साथ दोबारा ताइवान मिले। PLA जो है वो डेफिनेटली जो है ऐसे मेजर्स लेगा जहां पे जो ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्सेस की तरफ से प्रोवोकेशन, और अभी ये जुमले, ये गुफ्तगू का है जैक सलिवन के साथ, उनकी तरफ से जिक्र ही नहीं है कि हमसे बात हुई है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रेट लैंग्वेज है चाइना की तरफ से। अच्छा, कि उसके वो कहते हैं कि चाइना अर्जेस यूएस साइड टू स्टॉप मिलिट्री कोलिजन विद ताइवान, स्टॉप आर्मिंग ताइवान एंड स्टॉप स्प्रेडिंग फास्ट नैरेटिव ऑन ताइवान। अच्छा, उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर बात नहीं। उसके ये रेयर मीटिंग है, लेकिन इससे ज़्यादा जो रेयर मीटिंग है वो हुई है फिर
2 दिन तो वांग ली से मुलाकात रही, उनके साथ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन चैनल खुला हुआ है, बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त बात है दोनों पावर्स के दरमियान। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो प्रीमियर शी से मुलाकात हुई है, जैक सलिवन की, और ये भी एक रेयर मुलाकात है। रेयर मुलाकात इसलिए है कि जैक सलिवन जो हैं वो मिले हैं, और उनके मिलने के जब ये मुलाकात उनकी हुई तो ये जहन में आया और बड़ा अच्छी मुलाकात हुई, जाहिर है उनसे मिले। उससे पहले उनकी वाइस चेयरमैन जो मैसेज था वो कन्वे हुआ है गालिबन, जो रीड आउट में वो ना वांग यी से हुआ है, वो PLA के वाइस चेयरमैन कम्युनिकेट किए ताइवान का स्टेट मैसेज। उसके बाद प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। अब इनके साथ बड़े एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स अमेरिकन साइड से भी और वहाँ से भी बड़े सीनियर लेवल पे, तो बड़े सीनियर लेवल टॉक्स हुई हैं और ये मुलाकात भी सीनियर लेवल पे हुई है। लेकिन फिर प्रीमियर शी से जो मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात के बाद ये ज़ाहिर है सरगोशियाँ थीं बहुत ज़्यादा कि शायद जो प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑफिस छोड़ने से पहले, यानी जनवरी से पहले, दिसंबर में, नवंबर में, यानी इलेक्शन तो हो जाएगा, फिर रिजल्ट ये उनके 1 महीना बीच में जाओ आगे पीछे, तो कहीं प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट शी से हो जाए और प्रेसिडेंट बाइडेन एक दौरा कर लें चाइना का, क्योंकि जिमी कार्टर के बाद हर सदा ने दौरा किया है। वो जो मैं बात हमेशा कहता हूँ, जिमी कार्टर से लेके अब तक ट्रंप ने भी दौरा किया है और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट दौरे किए हुए हैं और एज अ सेनेटर दौरे किए हुए हैं, और प्रेसिडेंट शी तो 5 दफा गए हैं अमेरिका, तो बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट नहीं गए, ये एक इशू है। तो बाइडेन का एक दौरा हो जाए वहां का जाने से पहले, ताकि क्योंकि हो सकता है प्रेसिडेंट बाइडेन के ज़हन में ये हो कि दूसरी टर्म तो मेरी है, मेरे जेब में रखी हुई है, तो मैं तो चला जाऊंगा, इलेक्शन जीत के चला जाऊंगा, या हो सकता है इन्हीं दिनों में उनका इरादा होता कि कैमला हैरिस अगर नहीं आती सामने तो शायद वो उनका जेहन में था। लेकिन यह है कि फिर उसके बाद ये खबर आई और ये तस्दीक इसकी हो गई कि प्रेसिडेंट बाइडेन चाइना का दौरा नहीं करेंगे, बल्कि अगले चंद दिनों में दोनों के दरमियान एक टेलीफोन पे बात होगी। अच्छा, अब मतलब एक टेलीफोन कॉल होगी, वो भी अगले चंद हफ्तों में होगी, यानी अभी कोई एज सच कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन कॉल की, चंद हफ्तों में, अगले चंद हफ्तों में एक टेलीफोन कॉल पे बात होगी। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी एक यानी बड़ी अजीब सी ये बात, अजीब सी नहीं लेकिन बस ठीक है कि वो वाइट हाउस का जो रीड आउट है 31 स्लाइड में NSA की अच्छी मीटिंग हुई है प्रीमियर शी से, बहुत अच्छा है कि कम्युनिकेशन चैनल खुले रहे हैं, लेकिन पॉइंट वही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन का दौरा जो है वो नहीं होने जा रहा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि 11 आप देखें ना, ये 11वां महीना शुरू हो गया है सितंबर से, तो तकरीबन 11 महीने हो गए हैं गज़ा पे जाहिरियत को, और अब तो ये मगरिब किनारे पर भी आज 17 लोग हो गए हैं जो वहाँ शहादतें हुई हैं। वहाँ पर एक 10 माह का बच्चा छोटा, उसका नाम मेरे ख्याल से अब्दुल-रहमान होगा, अब्दुल-रहमान नाम है गालिबन उस बच्चे का, छोटा बच्चा 10 महीने का, और वो 10 महीने का बच्चा जो है वो रिंग रहा है, रिंगते 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 वो बच्चा रुक गया, रिंगना उसने बच्चे ने बंद कर दिया। अब क्या हो गया भाई, मतलब बच्चा बीमार है क्या है? पता चला बच्चा जो है वो पैरालाइज हो गया। बच्चे को मतलब पैरालाइज हो गया है, उसकी बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो गई है 10 महीने के बच्चे की। कैसे पैरालाइज हो गई है? पता चला कि उसको पोलियो, टाइप 2 पोलियो, क्योंकि वो जो पैदा हुआ है बच्चा तो उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई। 25 साल के बाद गज़ा में पहली दफ़ा पोलियो का एक केस, 10 बच्चा स्टेबल है, बताया जा रहा है कि बच्चा जो है वो स्टेबल है, लेकिन वो उसकी पूरी बॉडी जो है उसका बड़ा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। उस बच्चा सांस ले सकता है, अभी जिंदा है बच्चा, लेकिन बच्चा जो है वो पैरालाइज हो गया है पोलियो की वजह से। पोलियो फैल रहा है, यानी बच्चे जो बच गए जिंदा या लोग हैं उनमें, जो बच्चों में ज़ाहिर वैक्सीनेशन, और जो थोड़े से बड़े भी मतलब पोलियो की वैक्सीनेशन। अब जनाब एक नया क्राइसिस पैदा हो गया है कि पोलियो, WHO जो है, WHO, यूनाइटेड नेशंस,
ये सारे जो हैं ये 16 लाख वैक्सीनेशंस के साथ तैयार खड़े हैं कि अंदर जाके वैक्सीनेट करें बच्चों को, और वहाँ पर जंगबंदी नहीं हो रही कि किसी तरह से जाके वैक्सीनेट किया जा सके। अच्छा, ये अब एक, ये कहते हैं ना कि एक तो जंग है, एक ये, अब ये एक किसी और लेवल पे मामला जा रहा है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है वो बच्चे पोलियो के साथ बच्चे जो हैं वो, अब इसमें ये ख़बर जो है, ये ख़बर आई तो है, लेकिन इसका कोई एज सच अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नहीं है ऐसी कोई कि भाई, यानी गार्डियन जैसे कोट कर रहा है 37, मैं इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहा। नेतन्याहू हिंट्स एट 37 जो है, पार्शियल गज़ा ट्रस्ट टू अलाउ पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन, ये मैं बताऊं, अब ये मामला आगे चला गया है। ये बच्चों में अगर ये पोलियो और ये मामलात होने शुरू हो गए, ये बच्चों को पहली डोज, दूसरी डोज, पोलियो जो है ना 25 सालों के बाद। लेकिन उसके साथ ही जो 38 उनका दूसरा मीडिया है वो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि ब्रीफ पॉज देंगे, कुछ इलाकों में वहाँ पर हम अलाउ कर देंगे टीम्स को, और वहाँ पर जो है वो ब्रीफ पॉज दे दिया जाएगा ताकि टीम्स अंदर आ जाएं। लेकिन ये है कि जंग जारी रहेगी, इसी दौरान वो तेज़ी से आके वैक्सीनेट करके फ़ौजी साथ होंगे। मतलब एक अजीब सा सिनेरियो जो है ना, ये एक बहुत ही अफसोसनाक जो है ये ख़बर वहाँ से आ रही है, और इसके ऊपर जो है ये तमाम दुनिया इस वक्त हिली हुई है कि इसको क्या करना है। अच्छा, फिर तीसरा जो इशू है वो ये है कि एक नया रंग इख्तियार कर रहा है हमारे बहुत से, चूँकि लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और उससे हट के भी, मतलब हम ज़ाहिर है सिर्फ इमिग्रेशन के हवाले से तो नहीं देखते ना, और भी बहुत सारे मामलात हैं दुनिया के, लेकिन यह है कि यूरोप से, अफगानिस्तान से बहुत लोग इस वक्त जो है वो यूरोप में मौजूद हैं। यूरोप के अंदर एक नया मामला, एक नई शक्ल यूरोप इख्तियार करने जा रहा है यूक्रेन रशिया जंग के एन वस्त में, और वो बहुत ही अजब सरप्राइज़ है जो इस जंग के दौरान सामने आ रहा है। और वो सरप्राइज़ तो है, लेकिन वो क्या रंग लेगा आगे जाके, आप जरा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बानी पिटाई ने नाहली के मामले पर अपील की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। देखते हैं क्या होता है, बहुत कोई इशू ऐसा नहीं है कि देखते हैं वो क्या करती है कोर्ट। असल मसला वही सिक्योरिटी और इकॉनमी और सोशल अनरेस्ट लोगों में होना चाहिए, और फॉरेन पॉलिसी। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि अभी अच्छा जैक सलिवन जो हैं, अभी जैक सलिवन वापस आए हैं। दौरा ज़ाहिर है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक चैनल का रहना, और ये जैक सलिवन और वांग यी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये दो शख्सियात उसमें बैक चैनल में, और शख्सियात मैटर करती हैं कि उनके आपस की केमिस्ट्री, आपस की बातचीत सारी। सवाल ये है कि क्या कैमला हैरिस अगर जीत जाती हैं तो जैक सलिवन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैक सलिवन जो हैं उनकी रिप्लेसमेंट भी, क्योंकि पार्टी तो वही है ना, तो डेमोक्रेट्स अगर जीतते हैं तो क्या कैमला हैरिस के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे, क्योंकि जैक सलिवन की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, स्पेशली कम्युनिकेटिंग विद चाइना, ये जो चैनल खोला है उन्होंने, और चाइना भी ट्रस्ट कर रहा है, और इस लेवल पे उनको शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, और ये कामयाब इसको दौरे को कामयाबी और नाकामी के पैमाने हैं, वो अपनी जगह पे सब अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं उन्होंने। अब देखें ना, ताइवान पे जो बात की है उन्होंने, तो वो अमेरिका नहीं कह सकता आगे से कि जैक सलिवन ने उनसे कहा कि नहीं हम तो ताइवान को करेंगे, मतलब जैक सलिवन आराम से तरीके से वापस आ गए। उन्होंने मैसेज क्लियर कि ये ताइवान हमारी रेड लाइन है, और इसको जो भी फोर्सेस रीयूनिफिकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, और जो इसको अपोज करेंगे वो हम अगेंस्ट है। और PLA यानी ये सिविलियन साइड भी है ना उनकी, लेकिन ये जहन में रखें कि प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं वो हमें नज़र जो है वो आते हैं, वो PLA के भी सरबराह हैं,
वो पीएलए के भी सरबराह हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को, तो वो उनके दोनों रोल्स उनके हैं। तो मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी वो पूरा उसको देखते भी हैं, फौज को भी देखते हैं। तो पीएलए ने कम्युनिकेट कर दिया कि भाई ये ताइवान के ऊपर ये। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी जो बात है वो ये है कि यूरोप के हवाले से मैं बात कर रहा था। एक तो यूक्रेन, वो ईयू की मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और वो फॉरेन मिनिस्टर्स की, और कह रहे हैं कि जी वो यहाँ पे हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दिए जाएँ, ये दिए जाएँ। लेकिन जो इतवार को दो जगहों पे देखें, बड़ा खूबसूरत मुल्क है जर्मनी, और बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है। जर्मन्स की बड़ी तारीख़ है, मतलब आप उसको जिस रंग से भी देखना चाहें, जर्मनी एक बड़ी, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या उससे पहले, या जब से जर्मन्स को, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका जर्मन। अब इशू ये है कि वो वहाँ पर जो है, वो जाहिर है कि हर एक को पता है कि नाजी जर्मन थे, और हिटलर क्या हुआ, फिर 49 के अंदर वो जो है वो सोवियत यूनियन, पहले तो सोवियत यूनियन और मगरबी मुल्क एक साथ थे, फिर वो जनाब कोल्ड वॉर शुरू हो गई। ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 49 में फिर जाके वो ईस्ट जर्मनी और जो है वो वेस्ट जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और ये जो है ये फिर दरमियान में दीवार बन गई, दीवार बर्लिन वॉल है, और बर्लिन वॉल बन गई, और फिर ये जो है वो एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी, और ये रहा 89। और 89 में फिर ये दीवार शुआर टूटी और दीवार बर्लिन गिरी, और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, और बाकी हिस्ट्री है सारी। लेकिन जर्मनी में एक चीज़ ऐसी हुई कि ये जो साल जितने भी गुजरे हैं, इन सालों में जर्मन, जो वेस्ट जर्मनी की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, वो ईस्ट जर्मनी के जो इलाके थे वहाँ पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं खड़ा, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता आप समझें कि वो असर अपना ख़त्म करती गई, क्योंकि वो वेस्ट जर्मनी से ही बनी हुई पार्टियाँ थीं। ठीक है, मतलब वेस्ट जर्मनी की ही पार्टी थी, तो वेस्ट जर्मनी की पार्टी जो है वो ईस्ट यूनिफिकेशन तो हो गई, लेकिन वो जो है वो उतना उनका इम्पैक्ट नहीं बन सका। तो वो वहाँ पर वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी पे फिर ये हुआ कि वहाँ पर ईस्ट जर्मनी में गुर्बत भी ज़्यादा हुई, फिर वहाँ पे बेरोज़गारी भी ज़्यादा हुई। तो लोग वहाँ पे ईस्ट जर्मनी में ये था कि यार किसी तरह वेस्ट के इलाकों में जाओ, वहाँ पर ज़्यादा तरक्की है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ये। तो ये जो है ना, ये ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ये हुआ कि जो वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम, जो मैंने आपसे कहा ना कि जो पार्टीज हैं वो वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ उनकी कम होती गई, और दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। और जिन पार्टीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ती गई वो राइट विंग पार्टीज़ की, यानी दाएं बाजू की इंतहा पसंद, यानी हाँ ऐसी पार्टीज जिनको उनकी खुद कुछ अरसे पहले तक, कुछ दिन पहले तक उनकी जो वहाँ पर पुलिस है और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो कहती थी कि ये मतलब राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, और इनमें उन पर इल्ज़ाम वगैरह भी लगते रहे कि जी वो जो हैं वो उनमें से कोई हिटलर का कोई साइन बना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो वो आप समझें कि राइट विंग पार्टीज। अब हुआ ये है कि जो होने ही जा रहा है कि इतवार को उनके यहाँ 3 रियासतों में इलेक्शंस हैं, ठीक है, और ये जो 3 उनकी रियासतें हैं ये उनकी जो है ये पुराने मशरिकी जर्मनी में, ठीक है, और ये जो हैं ये सैक्सन आए, और एक वो जो बर्लिन के साथ है ब्रेंडेनबर्ग, वहाँ पर भी हो रहे हैं इलेक्शंस, और ये मेरे ख्याल से जो ट्यूरिंगिया, अगर मैं सही तरह से इसको गलत कर रहा हूँ तो माजरत, और सनक से ये यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। और ये जो इलेक्शंस हैं, अब इन इलेक्शंस के नतीजे में जो रिज़ल्ट्स हैं, अगर हम वहाँ की देखें कि होने क्या जा रहा है, तो होने जा रहा है कि एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट जीत रहे हैं, और जो चांसलर हैं शॉल्ज़, उनकी जो पार्टी है वो कहीं बहुत ही नीचे पड़ी हुई है, यानी उनकी पार्टी है ये SDP, तो ये 7% पे, और ऊपर जो है वो AFD है। AFD वो है जो कि बिल्कुल, यानी जो ब्लू में AFD नजर आ रही है ना, एक्सट्रीम राइट विंग है, और जो CDU है वो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है, और जो चांसलर
जर्मन चांसलर की पार्टी है वो एक तरफ 7वें पे एक तरफ 6ठे में, तो वो बिल्कुल ही गायब हो गई वहां से। अब जनाब होने क्या जा रहा है वहां पे कि अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये वो इलेक्शन है जिसके बाद वो मैक्रोन ने अपनी पार्लियामेंट तोड़ दी थी कि ये राइट विंग जीत रहा है यूरोप के अंदर, हम डिस्कस कर चुके हैं। और जर्मन चांसलर कह रहे थे कि तुमने क्यों तोड़ी, तुम तोड़ रहे हो तो, लेकिन वहाँ इलेक्शन तो आ गए, वो टाइम हुआ, तो ये इन रियासतों में इलेक्शन पोलिंग ये होने जा रही है कि वहाँ पे ये राइट विंग पार्टी जीत रही है। अब ये राइट विंग पार्टी जीत रही है तो इनको वेस्टर्न मीडिया की कवरेज किस तरह से है वो देखें। दिस इज जर्मनी, न्यूयॉर्क टाइम्स, द लास्ट कंट्री एनीवन वांट्स टू मेक ग्रेट अगेन, न्यूयॉर्क टाइम, पहली स्लाइड। दूसरी, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट सेट टू विन द स्टेट इलेक्शन इन जर्मनीज तुरिंगिया, दूसरी, ठीक है। उसके बाद जनाब अच्छा ये कहते हैं कि जी वहाँ पे इमिग्रेंट्स को नहीं आना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता कोई भी इमिग्रेंट आए, मतलब इवन ये वेस्ट जर्मनी का भी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं इमिग्रेंट्स होने ही नहीं चाहिए। अभी जो पिछले दिनों एक दहशतगर्द वाक़या वहाँ पे पेश आया है, उसके नतीजे में जिसमें वो एक मेरे ख्याल से सीरिया से गया हुआ था एक बंदा, उसने कहा मैं दाइश का हूँ या आईसिस, उसने 3 लोग उनको चाकू मार दिए वहाँ पे। तो वो इलेक्शन के अंदर ये हो गया कि इनको सबको, यहाँ तक हो गया कि जो चांसलर हैं उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है मैं इमिग्रेंट्स के बहुत सख्त करूँगा और यहाँ पे कोई दूसरा नहीं आएगा, मतलब जर्मन्स भी होंगे तो यहीं के लोग होंगे वगैरह वगैरह सब। और ये देखें जो एपी न्यूज़ कह रहे हैं कि ये 14th आज उन्होंने रिपोर्ट किया इस पर कि बीइंग ब्लैक इन जर्मनी हैज़ नेवर बीन इजी, इलेक्शंस इन ईस्टर्न स्टेट कुड मेक इट हार्डर स्टिल। और जो है वो कुछ अर्से पहले ये बैन हो गया। वाशिंगटन पोस्ट देखें 12वीं स्लाइड, तो ये फार राइट टॉप कैंडिडेट उनको रोक दिया गया था और काफ़ी प्रॉब्लम। ये 16 स्लाइड अगर देखें तो फार राइट टाइज टू, अच्छा नहीं इशू क्या है, अब इस यहाँ रोकते हैं ज़रा, इशू ये है, स्लाइड्स भी रोकिएगा। इशू ये है कि ये सारा का सारा हो रहा है, अब ये वेस्ट का मीडिया क्यों इस वक्त परेशान है, ये देखना ज़रूरी है ना कि ये इसलिए परेशान है कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जीत रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं हो रहा। परेशानी प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक साहब थे जो कि इस वक्त उनकी अभी भी मौजूद हैं, जिंदा हैं, और मतलब उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि वो उस वक्त जिस रोल में थे, अभी वो मेरे ख्याल से अक्टूबर में 72 साल के हो जाएंगे, जो उनकी ऑफिशियल हमारे पास वो है डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी। लेकिन वो मशरिकी जर्मनी में मौजूद थे और उस वक्त उनकी उम्र जो है वो थी 33 साल, 33 ईयर्स। तो उनकी पोस्टिंग हो गई ईस्ट जर्मनी में, मशरिकी जर्मनी में उनकी पोस्टिंग हुई। वो 33 ईयर्स का एक नौजवान, और उसका नाम था व्लादिमीर पुतिन, केजीबी के ऑफिसर। पोस्टिंग हुई थी ईस्ट जर्मनी में, और स्टासे जो कि उनकी ईस्ट जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से फिर बाद में उनको जो है वो दिए गए उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर इस तास्ती के और वो सारे। अच्छा ये जो है ये तो उसमें ये इनकी पोस्टिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पहला अगर दिखाएंगे, पहला काइंडली जो भी हटा दी हमने स्लाइड जी, ये इनकी जो पोस्टिंग है ये है द्रेस्तान की, द्रेस्दान, अगर मैं सही इसको प्रोनाउंस करूँ, द्रेस्दान जो है ये ईस्ट जर्मनी में है, ठीक है। तो इनकी ईस्ट जर्मन, क्योंकि ईस्ट जर्मन सोवियत स्फीयर में था, तो इनकी वहाँ पोस्टिंग थी। अब इनकी तारीख पैदाइश बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर 1952 की लिखी हुई है जो इनका लास्ट उस है। तो उससे ये फिर ये इनकी जो ऑफिशियल बायोग्राफी की साइट है ना, मैंने वहाँ से देखा है, तो मैं ताकि तो बता दें कि क्रेमलिन, ये 18th पे हम जाएंगे ना, 18th पे, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन की बायोग्राफी मिल जाएगी पूरी, इनकी बचपन की तस्वीरें इनकी। अब उसमें ये कहते हैं कि मतलब इन्होंने पूरा बताया कि लॉन्ग टाइम मेरी फैमिली यहाँ से थी सारा। फिर ये द्रेस्टन की अपनी स्टोरी बताते हैं, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बताते हैं, बचपन में अपनी वालदा का सारा उसमें लिखा, ऑर्डिनरी फैमिली, चाइल्डहुड, ये वो सारा। ये वो 85 से 90 तक वो कहते हैं कि ईस्ट जर्मनी में रहे और वहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर द्रेस्ता में रहे, और द कोर्स सब सर्विस की और रैंक ऊपर उनका प्रमोशन हुआ, फिर 89 तक हेड रहे असिस्टेंट, ये वो सारे। और फिर वहाँ पे उनको बाकायदा मेडल दिया, उनको जो नेशनल पब्लिक आर्मी थी वहाँ की, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, यानी ईस्ट जर्मनी की,
तो उन्होंने फिर उनको दिया, और ये वहाँ पे देशों में जब हंगामे हुए, ये जब दीवार टूटी, मुजाहरे, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो रहा है, लोग जमा हो रहे हैं सारे, तो ये एज अ केजीबी ऑफिसर जो हैं ये उनके साथ निगोशिएट कर रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, रोक रहे थे और ख्याल रख रहे थे कि वहाँ पीछे कोई डॉक्यूमेंट्स उनके हत्थे ना लग जाएं। उनको आग भी लगाई हुई थी फाइल्स को, ऑफिस में इनके फाइल्स, मतलब ये बड़े प्रॉपर एक जो है ना केजीबी ऑफिसर। अब इशू ये है कि इतने अच्छे जर्मन, इनको जाहिर है कि जर्मनी में पोस्टिंग रही, तो जर्मन जबान तो जाहिर है, आप सोचिए ना कि 85 में पोस्ट हुए हैं, 52 की उनकी अगर ईयर ऑफ बर्थ है, तो इस वक्त 72 के वो अक्टूबर में हो जाएंगे, तो 72 के, तो उस वक्त 33 के होंगे 85 में, अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 33 ईयर्स का ऑफिसर पोस्ट हुआ, और वो फिर उसके बाद 90 तक रहा। तो जर्मन जबान जाहिर है कि केजीबी इंटेलिजेंस में तो पहले आ गए हुए थे, लेनिनग्राड जो सेंट पीटर्सबर्ग है। इशू ये है कि अच्छा, फिर इनको ये इतनी अच्छी जर्मन बोलते हैं प्रेसिडेंट पुतिन कि इनको ये कहा जाता रहा कि जर्मन इन द क्रेमलिन। इनकी एक बायोग्राफी है, उसमें एक जुमला इस्तेमाल हुआ है, जर्मन इन द क्रेमलिन। अब ये यहाँ पर ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि ईस्ट जर्मनी के इलेक्शंस में जो पार्टियां जीतने जा रही हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन के करीब है। ईस्ट जर्मन स्टेट्स के अंदर जो पार्टियां जीतने जा रही हैं, ये 16 स्लाइड, फार राइट टाइज टू रशिया सो राइजिंग अलार्म इन जर्मनी। ये पार्टियां जो हैं ये वो पार्टीज हैं जो कि जीतने जा रही हैं। 16 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो पार्टीज हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन के करीब हैं। इस इलेक्शन की ये इंपॉर्टेंस है कि जर्मनी, ईस्ट जर्मनी के बड़े हिस्से में वो पार्टीज जीत रही हैं जो कि, अच्छा, जो पार्टीज इनके मिसाल के तौर पे फार लेफ्ट है तो वो इनके करीब नहीं है, फार राइट करीब है, यानी AFD जो है वो करीब है, दूसरी जो है फार लेफ्ट करीब नहीं है, लेकिन वो नेटो के खिलाफ है कि नेटो को यूक्रेन की, तो एक तरह से वो भी। अब इसको जो है ये प्रेसिडेंट पुतिन की जो है ना, ये खामोशी से प्रेसिडेंट पुतिन इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त इतवार के इलेक्शंस के रिजल्ट का। इस दौरान ये मारा मारी, उधर यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि हमारे उधर पहुंची हुई हैं टीम्स की, कोई न्यूक्लियर प्लांट, इधर भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उधर भी NPPs हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उन पर अटैक हो रहा है, वो कह रहे हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं ये सब। लेकिन और जॉर्जिया के अंदर वो कह रहे हैं इलेक्शन होना है सारा। लेकिन यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है, जो ईस्ट जर्मनी में हो रहा है, ईस्ट जर्मनी तो बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि वो फार राइट पार्टीज हैं जो वैसे तो इमिग्रेंट्स का वो कहते हैं हम यहाँ देखना ही नहीं चाहते किसी और को, ठीक है, इमिग्रेंट्स के। और इतना ज़्यादा चांसलर, ये जो वाक़या हुआ है दहशतगर्द टेररिस्ट अटैक हुआ, 3 लोगों को स्टैप कर दिया, प्रॉपर टेरर अटैक हुआ, उसने इस इलेक्शन के अंदर जो है मजीद इसकी कंपेन को बढ़ा दिया, फार राइट की, और पॉपुलिज्म आते हैं। लेकिन ये उसके नतीजे में पैदा हुई क्योंकि सेंटर, वो जो सेंटर में था वो अपना कंट्रोल लूज कर गया, और ये वो पार्टियां जो प्रो रशी हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जॉर्जिया, हंगरी, यूक्रेन क्राइसिस और जर्मन स्टेट्स जो कि रशिया के साथ हैं, वहाँ पे वो पार्टीज आती हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन के करीब हैं। तो उसके नतीजे में फिर आप मुझे ये बताएं कि एक नया सिनेरियो जो है ना, मैंने आपसे कहा यूरोप के अंदर एक नया सिनेरियो वो डेवलप होने जा रहा है, और ये जो सिनेरियो है ये किस तरह से होगा, इसको पॉलिटिको जो है वो कह रहा है, 15 स्लाइड कोट कर देते हैं, पुतिन नेक्स्ट को 15th, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो मैंने आपसे कहा ना कि ये 3 रियासतें जो हैं ना, ये रशिया फ्रेंडली हैं बिल्कुल, और ये मतलब ये कहते हैं कि जी हम पुतिन के साथ खुल के, इनका वो है कि हम वहाँ अच्छे थे, ईस्ट जर्मनी में अच्छे थे, वेस्ट जर्मनी तो हमें मानता ही नहीं है, हमारे साथ सुतेलों वाला सलूक किया हुआ, तभी तो ये राइट विंग उभरी है यहाँ से। और वो जो वेस्ट जर्मनी की पार्टीज थी वो बिल्कुल 3 नंबर 4 नंबर पे की नीचे पड़ी हुई है। फार लेफ्ट और फार राइट नई पार्टी हैं, फार लेफ्ट तो भी बनी 1 महीना पहले, और ये फार राइट जो है इसको बने हुए कुछ अर्सा हो, ये जीतने जा रही हैं। ये वो है जो रशिया का बॉर्डर है, ये वो है जो कि ईस्ट जर्मन है, ये वो है जहाँ सबसे बड़ी बात छोड़ दें, बॉर्डर को छोड़ दें, ये वो है जगह है जहां पर पुतिन सर्व करके गए हैं एज अ KGB एजेंट, KGB ऑफिसर, और वहां पर। अच्छा, अब देखें कि कैसी ये जो इलेक्शंस हैं और डायनामिक्स चेंज हो रही हैं पूरी दुनिया की। उधर जो है वो वहां पर फिर क्राइसिस अभी तक फटा चल रहा है लिबिया के अंदर, ये इलेक्शंस
जर्मनी के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर साथ बिल्कुल रशिया के साथ हैं। और अगर वहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं स्टेट्स में कि जो बिल्कुल पता है बेलारूस की तरह की पॉलिसी है या जॉर्जिया, तो इसका मतलब है कि जर्मनी के अंदर फुटप्रिंट आ गया पुतिन का दोबारा। वो कह रहे पुतिन कू, अगर ये पार्टियां जीत गई तो कू हो गई है वहाँ पे पुतिन की। तो इतनी एक इंटरेस्टिंग डेंजरस केओटिक, ये सीज फायर नहीं हो पा रहा। क्या पोलियो के बाद भी सीज फायर नहीं हो पाएगा? ईयू का स्टेटमेंट आ जाए बहुत बड़ा, 35 मैं स्लाइड दिखाऊँ ना, यूरोपीय काउंसिल का, WHO सब का ये जो स्टेटमेंट है उनका 35 स्लाइड पे, कि वो पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जगह छोड़ी जाए किसी तरह। और ये बहुत बड़ा क्राइसिस एक डेवलप होने जा रहा है कि वहाँ पे बच्चा जो है उसको 25 साल बाद, गजा स्ट्रिप हैज़ बीन पोलियो फ्री फॉर लास्ट, अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है। बच्चों को वहाँ पे पोलियो हो गया है और पोलियो से बच्चा जो है वो चलते चलते जनाब गिर पड़ा है बच्चा और वो पैरालाइज हो गया है। और ये तो बड़ी अब इशू ये है कि मैं इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहा कि जो उन्होंने नेतन्याहू ने कहा है कि हम जंग रोक देंगे और सीज फायर कर देंगे कि आप पोलियो के कतरे पे लाके चले जाओ, फिर हम ऊपर से बॉम्बिंग दोबारा शुरू करेंगे उन्हीं बच्चों पे जिनको आपने पोलियो के ड्रॉप्स दी। तो ये जंग फैल रही है, ये जंग बदकिस्मती के साथ इसमें सीज फायर नहीं हो सका, एग्रीमेंट भी नहीं हो सका। पता नहीं जैक सुलिवन और ने चाइना में कहा तो है कि जी अभी तक वो बात हो रही है और कम्युनिके में भी जिक्र है, लेकिन यह है कि अब वो कैसे चाइना में डिस्कस हुआ है, चाइना में डिस्कस हुआ है गज़ा, लेकिन आगे क्या होना है, किस हवाले से आगे मामला चलते हैं ये अब देखते हैं। और ये एक नया महाज ईस्ट जर्मनी के इलेक्शंस में अगर वो पार्टीज़ आ गई जो कि पुतिन की हमायत करती हैं, तो इसका मतलब है कि राइट विंग, इसका मतलब है वो चांसलर जो बात कर रहे थे कि मैक्रोन तुमने गलत पार्लियामेंट तोड़ी है, इसका मतलब है कि एक प्रो रशियन पार्टीज की राइट विंग का मतलब है प्रो रशिया, यूँ समझ लें बस। ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।